हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एबीजी एनालिसिस। जैसे कि हम सबको पता है कि जो एबीजी इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस में, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है पीएच। पीएच पता है कि पीएच में हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा 7 होता है वो न्यूट्रल न्यूट्रल होता है एंड दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ न्यूट्रल, दैट इज एसिडिक, और लेस देन 7 आर एसिडिक एंड मोर देन 7 आर एल्कलाइन। और अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो जो ब्लड का पीएच होता है दैट इज बिटवीन 7.35 टू 7.45, दैट इज स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि लेस देन 7 विल बी कॉल्ड एज एसिडिक एंड मोर देन 7 विल बी कॉल्ड एज बेसिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड हमारे वो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वो आयंस हैं जिनमें प्रोटॉन होता है, मतलब H पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा होते हैं एंड दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट द H पॉजिटिव आयंस। एंड बेस हमारे वो होते हैं जिनमें हमारे OH नेगेटिव आयंस बहुत ज्यादा होते हैं एंड बेस में एबिलिटी होती है कि वो एक H पॉजिटिव आयन को लेकर एक OH नेगेटिव आयन को डोनेट कर सकते हैं। एंड इसी एसिड और बेस के ऊपर हमारा जो पीएच है ब्लड का वो डिपेंड करता है। हमारी बॉडी में वैसे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जो कि हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं ताकि हीमोस्टैसिस मेंटेन रहे, तो जिसे हम बफर सिस्टम कहते हैं। और अगर हम बफर सिस्टम की बात करते हैं तो उनमें हमारी रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज किडनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनका रोल है, जो कि हमारी बॉडी में पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो वी ऑल नो कि एक बहुत ही सिंपल फिनोमिना है, सबको पता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो लंग्स की हेल्प से वी विल एक्सक्रीट आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज अ एसिडिक गैस। ये इसका अगर नेचर देखेंगे तो इट इज एसिडिक इन नेचर। सो अगर पेशेंट की बॉडी में CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या है, द पीएच ऑफ द ब्लड विल बी मोर, जो पीएच है वो कम हो जाएगा। सो इफ द CO2 विल बी मोर इन द पेशेंट्स बॉडी, द H ions will be more। तो जो H ions है that donates acid, तो जो पेशेंट का pH है that will be become acidic। और अगर हम देखते हैं कि जब भी CO2 ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ट्रैप होती है तो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर इट विल मेक अ एसिड दैट इज कार्बोनिक एसिड। और जब कार्बोनिक एसिड स्प्लिट होता है तो इसमें हमारा एक प्रोटॉन जनरेट होगा और हमारा बाइकार्बोनेट जनरेट होगा। तो ऐसे जो CO2 है उसकी हेल्प से जो प्रोटॉन है जहाँ H आयंस हैं वो बनते हैं। So the lungs therefore help to control pH by regulating level of excreted CO2। तो जब भी हमारी बॉडी में H आयंस ज्यादा होंगे, मतलब अगर हमारा pH एसिडिक होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है वो स्टिमुलेट होगा, ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि जो हमारा ब्लड है वो ऑलरेडी एसिडिक हो गया है। तो उस टाइम पे ब्रेन क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट द लंग्स, और लंग्स को स्टिमुलेट करके इट विल लीड्स टू हाइपर वेंटिलेशन, कि पेशेंट जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेगा। तो पेशेंट जितनी जल्दी सांस लेगा उतना ज्यादा CO2 जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा या एक्सहेल आउट होगा। तो इससे इस तरीके से जो ब्रेन है वो हमारे बफर सिस्टम को मेंटेन करता है। एंड सेम फॉर द वाइस वर्सा, अगर हमारा pH जो है वो बेसिक हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो उस टाइम पे अगेन ब्रेन को मैसेज मिलेगा एंड ब्रेन फिर से हमारे लंग्स को स्टिमुलेट करेगा और उससे पेशेंट का हाइपोवेंटिलेशन होगा, मतलब पेशेंट कम रेस्पिरेशन लेगा, स्लो रेस्पिरेशन लेगा। तो जब स्लो रेस्पिरेशन लेगा तो उसके साथ क्या है, CO2 ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, CO2 बॉडी के अंदर ट्रैप होगा। एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि जो CO2 है वो एक एसिडिक गैस है, तो जो पेशेंट का pH है ब्लड का वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा।
ये तो था लंग्स का। नाउ द नेक्स्ट इज द किडनी। सो किडनी कैसे हमारे पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करती है? अगर पेशेंट का पीएच फॉल हो जाता है, मतलब कि अगर पेशेंट का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो किडनी है वो एच आयंस को एक्सक्रीट आउट करेगी, क्योंकि एच आयंस जो है वो क्या है, दे आर द एसिडिक, एंड ओ एच नेगेटिव आयंस को कंजर्व करेगी ताकि हम पीएच को मेंटेन कर सके। एंड सेम फॉर द ऑपोजिट, दैट अगर हमारा पीएच राइज होता है, जब ब्लड जो है वो एल्कलाइन हो जाता है, तो उस टाइम पे उल्टा होगा, OH जो नेगेटिव आयंस थे वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेयर एज जो H पॉजिटिव आयंस है वो बॉडी में कंजर्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो बॉडी है, विद द हेल्प ऑफ लंग एंड विद द हेल्प ऑफ किडनी, हमारे पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और अगर हम बात करते हैं हमारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की, तो उनके क्या क्या रीजंस होते हैं? तो अगर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करते हैं, तो लाइक लैक्टिक एसिडोसिस, अगर पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुआ है कैंसर की वजह से, इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है। अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अगर पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो उसमें हमें एसिडोसिस देखने को मिलती है along with ketone bodies. Then if the patient is having chronic kidney disease, क्योंकि chronic kidney disease है तो जो हमारा बफर सिस्टम था किडनी का वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो उस टाइम पे पेशेंट को एसिडोसिस हो सकती है। एंड द नेक्स्ट वन इज द डायरिया। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ये मेन केसेस जब कॉजेज होते हैं। अगर हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करते हैं, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस उन पेशेंट्स को होती है जिनको वॉमिटिंग की कंप्लेंट है या उनको एंजी सक्शनिंग हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टमक में एसिड है, HCl है, तो वॉमिटिंग से सारा HCl बाहर चला जाएगा, तो सिर्फ जो बॉडी है वो एल्कलोसिस वाली स्टेट में चली जाएगी। एंड सेम फॉर द एंजी सक्शनिंग। एंजी सक्शनिंग से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर आ रहा है, एंड गैस्ट्रिक कंटेंट हमारा एसिडिक होता है, तो अगेन एसिड बाहर आ रहा है तो अंदर से बेस रह जाएगा, तो उसकी वजह से अगेन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकती है पेशेंट को। इसके बाद अगर हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में स्लो रेस्पिरेशन की वजह से पेशेंट को एसिडोसिस होता है, क्योंकि स्लो रेस्पिरेशन है, CO2 बाहर नहीं जा रही है, बॉडी में ही ट्रैप हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है, जो एसिडिक हो रहा है पीएच, वो जो पीएच का एसिडिक लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा। इसी के साथ जहाँ पे पेशेंट को स्लो रेस्पिरेशन होती है, लाइक इन द स्लीप एपनिया, अगर हेड ट्रॉमा है पेशेंट को, सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स लाइक CNS डिप्रेसेंट्स है, ओपियोइड ओवरडोज में हमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिलता है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, बेंजोडाइजिपिन है, तो इन if the patient who are taking these medicine, they are also at a risk of respiratory acidosis. Then the disease like pneumonia and chronic obstructive pulmonary disease, इनमें भी इन patients में हमें respiratory acidosis देखने को मिलती है, क्योंकि जो CO2 गैस है वो अच्छे से बॉडी से बाहर एक्सेल आउट नहीं हो पाती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन होता है। एंड इसके बाद आ गया हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में पेशेंट को फास्ट रेस्पिरेशन होता है, तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से एक्सेसिव CO2 जो है वो बाहर निकलती जाएगी, उसकी वजह से पेशेंट को एल्कलोसिस होगा। तो एक हमारी फास्ट रेस्पिरेशन किन कंडीशंस में होती है, लाइक एंजाइटी, देन पैनिक अटैक, सिवियर एनीमिया में भी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड HB, क्योंकि हमारा जो HB है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, अगर पेशेंट की बॉडी में HB कम है तो पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेगा ताकि उसे जल्दी से जल्दी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके। फीवर, तो इन कंडीशंस में जो पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज द नॉर्मल वैल्यूज। तो जब भी हम ABG इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उनमें कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद होनी चाहिए, जो कि हमें हेल्प करती है इंटरप्रिटेट करने में कि पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट थिंग तो है पीएच, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो हमारा पीएच होता है दैट इज 7.35 to 7.45। देन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन इट इज बिटवीन 35 to 45 mm of Hg। एंड ये हम रेस्पिरेशन के लिए देखते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस
और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को जब भी देखना है तो हमने उसमें पीएच और PaCO2 लेवल देखना है। देन इज द बाइकार्बोनेट्स, जो कि हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में देखते हैं। द रेंज इज बिटवीन 22 to 26 milli equi per liter, and then the partial pressure of oxygen that is between 80 to 100 mm of Hg। तो हमें जब भी एबीजी इंटरप्रिटेशन करना है, ये जो हमारे कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। और अगर हम इसका निमोनिक याद करते हैं तो हमेशा देखना है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में ऑपोजिट होता है। कैसे कि अगर पेशेंट का पीएच बढ़ रहा है तो PCO2 कम होगा, दैट टेल्स कि पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है। अगर पेशेंट का पीएच कम हो रहा है एंड PCO2 बढ़ रहा है तो पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, मतलब कि ऑपोजिट होता है कि अगर पीएच बढ़ेगा तो PCO2 कम होगा, पीएच कम होगा तो PCO2 बढ़ेगा। लेकिन मेटाबॉलिक हमारे मेटाबॉलिक कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। मेटाबॉलिक कंडीशन में देयर विल बी इक्वल। अगर पीएच बढ़ रहा है तो बाइकार्बोनेट आयन भी बढ़ेंगे, अगर पीएच कम हो रहा है तो बाइकार्बोनेट आयंस भी कम होंगे। तो दैट विल शोज द एल्कलोसिस एंड acidosis। So now let's do it with the help of a question। तो क्वेश्चन है कि 54-year-old widower admitted to emergency, measurement of arterial blood gas shows pH 7.3, PaCO2 68 mm of Hg, bicarbonates 28 millimole per liter, and PaO2 60 mm of Hg। How would you interpret this? तो अगर हम वैल्यूज देखते हैं तो इसमें जो हमारा पीएच है दैट इज 7.3, जो कि डिक्रीज्ड है क्योंकि हमारा नॉर्मल कितना होना चाहिए 7.35 to 7.45। PaCO2 हमारा 68 है, लेकिन जो कि पेशेंट का बड़ा हुआ है, दैट शुड बी बिटवीन 35 to 45। बाइकार्बोनेट्स हमारे 25 हैं, सॉरी यहाँ पे 28 नहीं है 25 हैं, तो दैट इज अगेन नॉर्मल, दैट इज बिटवीन 22 to 26 के बीच में है, तो दैट आर नॉर्मल। तो हमने हमारा ये वाला ग्राफ याद रखना है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी में ऑपोजिट होता है, अगर पीएच कम हो रहा है तो PCO2 बढ़ेगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स हमारे नॉर्मल है तो हमने इसमें देखना नहीं है क्योंकि मेटाबॉलिक होने के चांसेस नहीं है बिकॉज दे आर नॉर्मल। हमने सिर्फ पीएच और PCO2 के ऊपर अगर ध्यान देखते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पीएच जो है वो कम हो रखा है लेकिन PCO2 जो है वो बढ़ रहा है। तो अगेन PCO2 क्या है, इट इज अ CO2 गैस, एसिडिक इन नेचर, so the patient is having respiratory acidosis। Now let's do one more question। A patient states they have been vomiting for the last 4 days. The patient is irritable, weak, and reporting muscle cramping and weakness. On assessment, the patient is experiencing bradyapnea with a respiratory rate of 10. The patient has the following ABG result: bicarbonates 36, pH 7.52, PaCO2 42. Which condition patient is having? तो अगर हम देखते हैं पीएच कितना है 7.52 जो कि बढ़ा हुआ है, PaCO2 42 है जो कि नॉर्मल है, एंड बाइकार्बोनेट 36 है जो कि बढ़े हुए हैं। एंड इसमें एक जो कंडीशन क्या थी, द पेशेंट इज हैविंग वॉमिटिंग। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे सिम्टम्स में हमने देखा था कि व्हाट ऑल आर द कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। तो पेशेंट को क्या है, वॉमिटिंग है, तो सारा जो एसिड है वो बाहर आ चुका है थ्रू वॉमिटिंग। सो और अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो जो पीएच है वो भी बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट्स भी पेशेंट के बढ़े हुए हैं, सो द पेशेंट इज हैविंग मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नाउ इसके साथ हम एक और देखते हैं कि हमें कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चन में हमारे पास पूछा होता है कि वेदर इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पेंसेटेड है, पार्शियली कंपेंसेटेड है या फुली कंपेंसेटेड है। अब उन चीजों को हमने कैसे करना है उन क्वेश्चंस को। तो अनकम्पेंसेटेड हमारा तब होता है जब हमारा PaCO2 और HCO3 एनी वन इज नॉर्मल, मतलब कि पेशेंट का जो पीएच है वो कम होगा या बड़ा होगा, नॉर्मल नहीं होगा। एक इनमें से कोई चीज होगी जो कम होगी, बड़ी होगी, बट जो एक होगा दैट विल बी इन नॉर्मल रेंज, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया।
ना इस क्वेश्चन में लाइक कि हमारा जो पीएच है वो बढ़ा हुआ है, HCO3 जो बढ़ा हुआ है, लेकिन जो हमारा PaCO2 है वो नॉर्मल रेंज में है। तो दिस इज अनकम्पेंसेटेड फॉर्म। पार्शियली कंपेंसेटेड में क्या है, हमें कुछ भी नॉर्मल नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी जो हमारी वैल्यू होगी वो नॉर्मल रेंज में नहीं होगी, पीएच भी हमारा आगे पीछे होगा, PaCO2 भी हमारा बड़ा होगा जो कम होगा, और बाइकार्बोनेट्स भी हमारे बड़े होंगे जो कम होंगे। एंड फुली कंपेंसेटेड में हमारा जो पीएच है वो नॉर्मल होगा, लेकिन जो हमारे पार्शियली प्रेशर ऑफ CO2 है एंड बाइकार्बोनेट्स आयन है वो नॉर्मल रेंज में नहीं होंगे। So let's start again with the practice question. So a patient with the pH 7, PaO2 90 mm of Hg and PaCO2 with 22 mm of Hg and bicarbonate 12 m mole per liter is present. So what is your assessment? तो इसमें हमने देखना है pH कितना दे रखा है 7, that is low. PaCO2 कितना दे रखा है 23, वो भी कम है। HCO3 कितना है, वो है 12, वो भी कम है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इनमें से अगर हम देखते हैं तो कोई भी चीज जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो अगर हम इस चार्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमने क्या था, नथिंग इज नॉर्मल, सो दिस इज पार्शियली कंपनसेटेड सिचुएशन। अब इसमें भी कौन सी सिचुएशन है ना, कि हमारा एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। अब उस चीज को देखने के लिए हम इस चार्ट को रेफर करेंगे, ठीक है। लाइक पीएच जो है पेशेंट का वो है 7, HCO थ्रू पीएच भी कम है, बाइकार्बोनेट्स भी कम है, PaCO2 भी कम है। तो हमने देखा था कि हमारा रेस्पिरेटरी में हमेशा ऑपोजिट होता है ना, पीएच अगर बढ़ रहा है तो PaCO2 कम होता है, और अगर पीएच कम है तो PaCO2 ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट है, दोनों ही कम हो रहे हैं, तो इसीलिए हम ये रेस्पिरेटरी नहीं है, दिस इज मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक में पीएच भी कम है एंड बाइकार्बोनेट्स भी कम है, तो दिस इज एसिडोसिस। तो इट शुड बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस पार्शियली कंपेंसेटेड, क्योंकि इसमें एक भी जो वैल्यू थी वो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, measurement of arterial blood gas reveals pH 7.6, partial oxygen 120, partial CO2 31 and bicarbonate 25 millimole per liter. So what does this mean? Again, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं तो pH हमारी 7.6 है जो कि हाई है, पी बाइकार्बोनेट्स हमारे 25 हैं जो कि नॉर्मल है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा लो है। तो अगेन इसमें एक चीज हाई है, एक चीज लो है, और एक चीज नॉर्मल है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इन द अनकम्पेंसेटेड, ठीक है, उनमें एक जो वैल्यू होगी दैट विल बी नॉर्मल। अगर हम इस चार्ट में जाते हैं तो हेयर यू विल सी कि when PaCO2 और HCO3 any one is normal, तो इसमें हमारे बाइकार्बोनेट्स आयन जो है वो नॉर्मल है, तो दिस इज अनकम्पेंसेटेड फॉर्म, दिस इज अनकम्पेंसेटेड। नाउ उसमें से भी अब रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है, तो अगेन यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, हमने ये वाला चार्ट जो है वो फॉलो करना है। तो जो हमारा पीएच है वो कितना है 7.6 जो कि बढ़ा हुआ है, और जो हमारी PaCO2 है वो नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो एल्कलोसिस, इट इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकम्पेंसेटेड, मतलब कि इसमें बॉडी ने अपना बफर सिस्टम अभी करना स्टार्ट नहीं किया है, दैट्स व्हाई इट इज अनकम्पेंसेटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, baby Angela was rushed to the emergency room following her mother's complaint that the infant has been irritable, difficult to breastfeed, and has had diarrhea for the past 3 days. The results from the ABG results shows pH 7.39, PaCO2 27, and bicarbonate 19. What does this mean? Again हमने हमारा पहले वैल्यूज लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे कि हमारा जो पीएच है दैट इज नॉर्मल, ठीक है, 7.39 है, नॉर्मल रेंज में आ रहा है। PaCO2 और हमारा बाइकार्बोनेट वो जो है कम है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जिसमें हमारा पीएच नॉर्मल होता है और बाकी दोनों नहीं नॉर्मल रेंज में होते, दैट इज फुली कंपेंसेटेड। तो इधर हम अगर देखते हैं तो नॉर्मल है। अब इसमें देखेंगे कि रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है।
नाउ ऑलरेडी द मदर इज सेइंग कि जो बच्चा है उसको क्या था, डायरिया था, है ना, एंड डायरिया इट इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हम इसमें द चाइल्ड इज हैविंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुली कंपनसेटेड, क्योंकि इसमें इन्होंने कॉज बता दिया कि जो पेशेंट है, बच्चा है, उसको डायरिया है। अगर यहाँ पे ये वॉमिटिंग लिखते तो दैट विल बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि वॉमिटिंग में जो सारा HCl है वो बाहर निकल जाएगा, तो एल्कलोसिस सिचुएशन होगी। डायरिया में क्या है, एसिडोसिस सिचुएशन होगी। ठीक है, ऑलरेडी बच्चा जो है वो डिहाइड्रेशन में जा रहा है, उसकी वजह से जो होगा, the child will having acidosis. So this is all about for today's video, जिसमें कि हमने डिस्कस किया एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है, पीएच क्या है, बफर सिस्टम हमारा किडनी एंड हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं। तो एंड उसके बाद हमने एग्जांपल्स किए, कंपेंसेटेड कब होता है, अनकंपेंसेटेड कब होता है, एंड पार्शियली कंपेंसेटेड कब होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस आपके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए। ठीक है, सो मिस्टर वेल्स हु अंडरवेंट पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी हैज अ nasogastric tube. The nurse on duty notes that the nasogastric tube is draining a large amount of coffee ground secretions. The client is not oriented to person, place, or time. The nurse contact the attending physician and stat ABG are ordered. And the results from the ABG shows pH 7.57, PaCO2 37 and bicarbonate 30. So what is your assessment? अब जब आप ये करोगे तो इसमें ये नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब ध्यान में रखना कि इससे पेशेंट एसिडोसिस में जाता है या एल्कलोसिस में जाता है, एंड इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आई होप मैंने ये आपको समझ आ गया होगा, आज जो मैंने एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई किया है। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।